जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सुशील एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचिंग विद सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, अब धीरे धीरे हर राज्यों की नोटिफिकेशन आ रही है और आप सभी लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए और ज़बरदस्त तरीके से करिए ताकि ये साल आपका अच्छा होना चाहिए और आपको सफलता मिलना चाहिए। अभी आप लोग देख रहे हैं राजस्थान में वैकेंसी आ गई है, चाहे पीआरटी हो, चाहे लेवल 1 हो, चाहे लेवल 2 हो, टीजीटी पीजीटी पीआरटी, यानी कि तीनों की वैकेंसी आ चुकी है। आप लोग उसको पढ़िएगा और भाव भरिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर करिए, कहीं ना कहीं आपको सफलता लेना ही है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं गैसीय नियम, जो कि आपको ये ऐसा सब्जेक्ट है हर एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसमें साइंस ना पूछा जाए। तो आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए, यानी कि हर वैकेंसी के लिए ये काम देगा। तो आप लोग इसको पढ़िएगा और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले हम इस चैनल पर सभी वीडियो डाल दिए हैं, आप लोग वहाँ से जाकर के पढ़ सकते हैं और सभी का पीडीएफ अपलोड हो चुका है टीचिंग विद सुशील टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का लिंक यूट्यूब चैनल पर दे दिया है, वहाँ से जाकर के आप वहाँ विजिट कर सकते हैं और सभी का पीडीएफ ले सकते हैं। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा ताकि आपको कोई भी क्लास हो तो तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग क्लास देखने के बाद कमेंट नहीं करते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी, तो प्लीज़ आप लोग भैया कमेंट कर दिया करिए। जो भी भाई बहन देख रहा है, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग भाई अपना काम कर दीजिएगा प्लीज़। और आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं गैसीय नियम। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। आज केमिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन, पूरा सिलेबस ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग विविध पढ़ लेंगे, एक दिन में पूरा रिवाइज करेंगे फास्ट। उसके बाद फिर अगला उसके बाद फिर हम लोग अगले सब्जेक्ट पे चलेंगे। चलिए आ जाते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है आज का, कह रहा है कि जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है। ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, आप लोग ईमानदारी से देखेंगे तो एग्जाम दिए होंगे तो आपको कई बार ये दिखाई दिया होगा आपके सामने ये क्वेश्चन कि जल का वाष्प में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है भैया? भौतिक परिवर्तन। ठोस से सीधे वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाए। जैसे आपको कपूर दिखाई दे रहा है, ठोस है, उसको जला दिए तो डायरेक्ट वाष्प बन के उड़ जाता है, वो द्रव में परिवर्तित नहीं होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। उस क्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे जल का भाप में बदलना, ये कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है भाई? तो जल का भाप में बदलना क्या है? भौतिक परिवर्तन, यानी भाप से फिर जल वापस बनाया जा सकता है। भाप से जल वापस बनाया जा सकता है, इसलिए कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इस कारण जल का क्वथनांक बिंदु घट जाता है। अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो दाब क्या हो जाएगा? अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिससे 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे ही आपका जल उबलना शुरू हो जाता है। इसी कारण जल का क्वथनांक बिंदु जो होता है वो कम हो जाता है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से बीच से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है भैया, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? कह अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो द्रव का जो क्वथनांक होता है क्या हो जाता है भाई? अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अशुद्धि ज़्यादा रहेगी तो क्वथनांक क्या हो जाएगा? उसका बढ़ जाएगा। कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र प्रयुक्त होता है? तो कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र प्रयुक्त होता है? तो गैस में द्रव। गैस में क्या होता है? द्रव होता है। कोहरे में भाई गैस में द्रव ही रहता है, फुहारा टाइप का आता है गैस, हल्का हल्का, उसके बाद एकत्रित होता है तो द्रव में बदल जाता है। तो गैस में द्रव, कोहरा है। तो चलिए, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विलेयता बढ़ जाएगी। शक्कर का घोल है उसको यदि आप गर्म करते हैं तो शक्कर की जो विलेयता होती है बढ़ जाती है,
आप देखे होंगे जब पानी और चीनी को शीरा बनाते हैं, मीठा किसी भी चीज़ को बनाने के, जब उसको गर्म करते हैं तो जल्दी से पिघल जाता है ना। तो वही है इसमें करा कि यदि शक्कर के घोल को तापमान बढ़ाने पर यानी गर्म करेंगे तो उसकी विलयता जो होती है, जो विलयन की प्रक्रिया है वो क्या जाती है, बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन करा कि नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है, तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। किसके द्वारा, ऊर्ध्वपातन। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछ चुका है ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है, तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। किसके द्वारा भैया, ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहा कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, तो उष्मा के रूप में। किसमें, उष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है, तो भौतिक परिवर्तन है। पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी मिश्रण से ठोस विलय को पृथक करने की वृद्धि क्रिस्टलीकरण कहलाती है। ठीक है, मिश्रण से ठोस विलय को पृथक करने की विधि जो होती है क्रिस्टलीकरण विधि होती है। अगला क्वेश्चन करा कि पायस किस प्रकार का कोलायड होता है। पायस किस प्रकार का कोलायड होता है, तो द्रव में द्रव का। कौन सा होता है, द्रव में द्रव का होता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार पृथक किया जाता है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार पृथक किया जा सकता है, तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। किसके द्वारा भाई, ऊर्ध्वपातन द्वारा पृथक किया जा सकता है। बायल का नियम, देखिए बायल का नियम क्या होता है। बायल का नियम किस स्थिति में लागू होता है, नियत ताप रहने पर। जो बायल का नियम होता है वो नियत ताप रहेगा तभी लागू होगा, नहीं तो फिर लागू नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए, समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, तो आओयोगेद्रो ने। किसने किया था, आओयोगेद्रो ने किया था। ठीक है, किसने किया था, तो आओगेद्रो ने किया था। किसने किया था भाई, तो आओगेद्रो। ठीक है भैया। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या आ जाता है, देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन है कि आदर्श गैसों की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर आधारित होती है। आदर्श गैसों की ऊर्जा उसकी किस स्थिति पर आधारित होती है, तो तापमान पर। किस पे भाई, तो तापमान पे आधारित होती है। किस पे, तापमान पे। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है करा कि गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करती है। जो गैसें होती है आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करती हैं, तो उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण। क्यों, क्योंकि उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण वो सब आदर्श व्यवहार से क्या होती हैं, विचलन करने लगती हैं, विचलन प्रदर्शित करती हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। अभिक्रिया कई बार पूछ चुका है, आपको कई तरीके से पूछा है, तो इसको याद रख करके रहिएगा। अब जितने भी अभिक्रिया हैं आपको उसको देख करके ही जाना है। कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण है, कौन सा अनाक्सी है, कौन सा रेडॉक्स है, और समीकरण भी कई बार पूछा है, तो इसको भी आप लोग केमिस्ट्री में पढ़कर जाइएगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका दाब घट जाता है। क्या होता है, उसका दाब घट जाता है। अगला क्वेश्चन करा कि परम ताप किस नियम का परिणाम है। परम ताप किस नियम का परिणाम है, तो चार्ल्स के नियम का है। किसका, चार्ल्स का नियम। यानी कि परम ताप नियम किसने दिया था, तो चार्ल्स ने दिए थे। किसने, तो चार्ल्स ने। चलिए आज जाते हैं अगले। करा कि गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में R क्या प्रदर्शित करता है। इसको आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण ये PV बराबर nRT। इससे क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन अभी तक तो इसमें नहीं पूछा था, लेकिन इसको याद रखिएगा। PV जो गैसीय समीकरण ये पूछ देता है, गैसीय समीकरण है, तो ऑप्शन में PV बराबर nRT दे सकता है। उसके बाद पक्षांतर करके
अपान में कर देगा, बटे में कर देगा, पी बराबर करके nRT बटे भी कर देगा। तो आपको पता होना चाहिए पी भी बराबर nRT होता है, जिसमें आर क्या दर्शाता है, जिसमें आर क्या दर्शाता है, एक मोल गैस को, किसको, एक मोल गैस को दर्शाता है, एक मोल गैस को दर्शाता है। ठीक है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है किस पे, गैस के मोलों की संख्या पर। जो आदर्श गैस की ऊर्जा होती है वो गैस के मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। चलिए अगला क्वेश्चन करा के पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन प्रक्रिया में दूध को पहले अधिक देर तक उच्च तापमान पर लगभग 150 फ़ारेनहाइट गर्म किया जाता है। अब ये देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, रेलवे में पूछ चुका है। करा कि जो पास्चुराइजेशन होता है, जो पाउडर दूध का बनता है, वहाँ के लिए पूछ रहा है क्वेश्चन। तो उसमें पूछता है सबसे पहले क्या करते हैं। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले क्या हो जाता है उसमें, पास्चुराइजेशन प्रक्रिया में दूध को पहले अधिक देर तक उच्च ताप पर लगभग 150 फ़ारेनहाइट गर्म किया जाता है। यानी कि दूध को पहले क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, किस पे, अधिक देर तक, और वो भी उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, और एक निश्चित समय के में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, और एक निश्चित समय के बाद अचानक उसको ठंडा कर लिया जाता है, जिससे वो पास्चुराइजेशन हो जाता है। ठीक है। जो दूध को गर्म करके जो पाउडर बन जाता है दूध का, फिर उसको घोल करके हम लोग दूध बना लेते हैं। तो वही चीज़ है ये। ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है भैया आपका, क्या है, कह रहा है रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारे का फूलना किस गैसीय नियम का को व्यवहार रूप में दर्शाते हैं। देखिएगा, कह रहा रोटी फूलता है, सभी लोग देखे होंगे। गैस के गुब्बारे का फूलना किस गैसीय नियम को व्यवहार रूप में दर्शाते हैं, तो चार्ल्स के नियम को। किसके, चार्ल्स के। तो अभी चार्ल्स से एक संबंधित क्वेश्चन आया था कि चार्ल्स ने किसका नियम का पालन किया था, तो परमताप का। परमताप का नियम दिए थे ना किसने, चार्ल्स ने। तो यही है। ठीक है। तो रोटी तथा गैस के गुब्बारों का फूलना चार्ल्स के नियम को प्रदर्शित करता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि ताप को कितना कम कर देने पर सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी। तो परम शून्य ताप यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस जब उसको एकदम कम कर देंगे, तब जाकर के शून्य आयतन घेरेंगी वो सब। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा कि स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा 1/3, यानी कि तिहाई हो जाएगा। यदि उसके गैस का दाब 3 गुना कर देंगे तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यानी कि दाब कर देंगे, दाब करके अगर छोटे में कर देंगे तो उसका 1/3 हो जाएगा। ठीक है, आयतन और कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका परमाणु भार कितना होगा, तो 28 होगा। कितना होगा भैया, 28 होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन करा कि बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है। जो बादल है वो किसका कोलाइडी परिक्षेपण है, तो वायु की परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु का। किसका, वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु का है। ठीक ना। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, कह रहा कि पानी में उपस्थित कोलाइडी कण, पानी में उपस्थित कोलाइडी कण किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकते हैं, तो स्कंदन द्वारा। किसके द्वारा, स्कंदन द्वारा। स्कंदन द्वारा हटाया जा सकते हैं। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा कि समान ताप और दाब एनटीपी से क्या आशय है। जो समान ताप और समान दाब है से क्या आशय है, तो समान ताप और दाब से आशय है कि 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन ताप को समान ताप और 760 मिमी के दाब को समान दाब कहा जाता है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस या तो 273 केल्विन ताप रहेगा तो उसको समान ताप बोलेंगे, और 760 मिमी दाब को समान दाब कहा जाता है। ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा कि किसी गैस की विषीर्ण गति तथा उसके अणु भार में क्या संबंध होता है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से न्यूमेरिकल टाइप का बन रहा है। कह रहा है किसी गैस की विषीर्ण गति तथा उसके अणु भार में क्या संबंध है। गैस की विषीर्ण गति उसके अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कह रहा है कि गैस की जो विषीर्ण गति है उसके
अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक ना। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये रखिएगा ध्यान, अणु भार के वर्गमूल के, अणु भार के वर्गमूल के, मान लीजिए अणु भार कितना आया 4, तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 का व्युत्क्रमानुपाती 1/2 होगा। ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करा कि क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किस मिश्रण से पदार्थ को पृथक करने के लिए किया जाता है। इसको क्वेश्चन को फिर से समझिएगा, मैंने गलती पढ़ दिया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थ को पृथक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है आपका। अगला चैप्टर है क्या, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो यहाँ से हम लोग आवर्ती वर्गीकरण तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। तो फिर हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कह रहा है कि उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है। देखिए आवर्त सारणी से 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है देखने के लिए, कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आरआरबी एलपी हो, कोई भी हो, आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन मिलता है। चाहे बीपीएससी टीआरई 4 हो, टीआरई 3, टीआरई 2 में भी आया हुआ है क्वेश्चन, चाहे अभी वैकेंसी आई हुई आपका एमपी का है, राजस्थान का, यदि साइंस पूछ रहा है तो उसमें से ये इस चैप्टर से आपको जरूर 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है। तो वर्ग 18 में रखा गया। तो किस वर्ग में रखा गया भैया, तो वर्ग 18 में रखा गया है। कहा कि हैलोजन परिवार की इलेक्ट्रॉन बंधुता घटाने की क्रम क्या है। तो एफ Cl Br और I। तो होता है क्या, एफ से फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, ये पूरा आपका घटते हुए क्रम में दिया हुआ। इसको आप लोग देख लीजिएगा, अपने तरफ से याद कर लीजिएगा। FCl BrL, अब Bri है वो, आप याद करने के लिए याद कर सकते हैं FCl BrL। FCl BrL यानी कि लास्ट में जो यल बोल रहे हैं उसको आई समझिएगा। FCl BrL ये होता है, FCl BrL, ये यल जो लास्ट में बोल रहे हैं आप उसको आई समझिएगा, आयोडीन। ठीक है ना। तो अपने तरीके से कोई ट्रिक निकाल लीजिएगा, जैसे हमें याद करना था तो हम तो इस तरह याद किए हैं। FCl BrL ये जो होता है घटते क्रम में होता है। अब उसको जिस क्रम में पूछेगा, बढ़ते हुए क्रम में पूछेगा पीछे से लिख देंगे, घटते हुए क्रम में पूछ रहा तो इसी सीरियल से कर लेंगे। तो आप लोग इसको अपने तरीके से बना करके याद कर लीजिएगा, वो यल नहीं आई है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो एस्टेटिन। क्या भैया, एस्टेटिन। एस्टेटिन जो है सबसे कम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैस तत्व, यानी किस वर्ग में सबसे अधिक गैस है। शून्य वर्ग है, सभी गैसें अक्रिय गैस एवं वह एक परमाणविक तत्व है। तो जो शून्य वर्ग है उसी में है। ठीक है, सभी गैसें अक्रिय गैसें वह एक परमाणविक तत्व। तो यहाँ से आपका ये हो गया होगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए, जब किसी परमाणु के वायतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है, जब किसी परमाणु के वायतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। जब किसी परमाणु के वायतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है तो जो उससे ऊर्जा मुक्त होती है, प्राप्त होती है, उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। जैसे आपको एक रोटी खाना है और एक रोटी और एक्स्ट्रा मिल गया तो आपको एनर्जी मिल गई। जब एनर्जी मिल गई तो वही एनर्जी जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। यानी जो हमको दे रहा है एक रोटी, हमको उससे हम लोग क्या कर दिए, भाई बंधु का, बंधुता का प्रेम हो गया, यानी कि भाई बंधु बन गए हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इसको याद करिएगा, वायतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन बंधुता होगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है। तो ऑस्मियम। कौन सा है, ऑस्मियम। सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व ऑस्मियम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का क्या कारण है। हाइड्रोजन का कोई स्थान निश्चित नहीं है, तो इसका कारण क्या है भाई। तो इसका कारण क्या है आपका देख लीजिएगा। कह रहा है कि हाइड्रोजन का क्षार धातुओं व हाइड्रोजन दोनों से समानता रखना,
यानी कि ये दोनों से समानता रखता है, इसी की वजह से ये क्या करता है, दोनों से समानता रखता है। ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा कि तत्वों का कौन सा समूह रेडियो क्रिया समूह कहलाता है। ऐसा कौन सा समूह जो रेडियो क्रिया समूह कहलाता है, तो कौन सा है, एक्टिनाइड समूह। कौन सा है भाई, तो एक्टिनाइड समूह होता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं, तो एक्टिनाइड समूह में रखे गए हैं। किसमें भैया, एक्टिनाइड समूह में रखे गए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि आवर्त सारणी में तत्वों के गुण दिए गए हैं। अब वो तत्वों के गुण क्या है उसको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ये 100% तय है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलता है, कब घटता है कब बढ़ता है कैसे होता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए देखिए इसको आगे आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको और छोटा करते हैं ताकि सभी एक ही साथ दिखाई देने लगे। चलिए देखिएगा, इसका जो गुण है परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, ये ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि वर्ग में, वर्ग और आवर्त समझ रहे हैं ना, वर्ग और आवर्त। कह रहा है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। वर्ग में जब ऊपर से आते हैं नीचे की तरफ तो परमाणु आकार क्या होगा, बढ़ेगा। और आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाएंगे। आवर्त साड़ी आप लोग देख रहे हैं, जैसे एक बार आपको आवर्त साड़ी दिखा दे पहले। जो ये आवर्त साड़ी देख रहे हैं ना आप लोग, ये आवर्त साड़ी है, देख लीजिएगा इसको। ये जो आवर्त सारणी है ये क्या है आपका, यहाँ से ये क्या है देखिएगा थोड़ा सा, ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है और ये बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं और ये बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं। तो फ़ोन में आपको थोड़ा सा ये दूसरी तरह दिखा रहा है, लेकिन आप इमेजिन करिएगा कि कैसा है ये। ठीक है ना। तो आवर्त सारणी ये है और ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है और ये बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है। ठीक है ना। तो यही चीज़ वहाँ पे आगे बोल रहा है, तो इसको अब एक बार समझिएगा। आवर्त सारणी उल्टा ले लिया गया, कोई बात नहीं, उसको सीधा कर देते हैं अभी। चलिए देखिए कहाँ तक हम लोग पहुँचे थे। देखिएगा ये कह रहा है कि ये समझ गए। तो ऊपर से जब आवर्त सारणी में सभी लोग देखे होंगे, आवर्त सारणी को जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है, ये ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है। क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ता है। और आवर्त सारणी में बाएं से जब दाएं जाते हैं तब क्या होता है, आकार घटता है। क्या होता है, आकार घटता है। उसके बाद दूसरा गुण क्या रहा है कि विद्युत धनात्मकता। जो विद्युत धनात्मकता होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो बढ़ता है, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो बढ़ता है, और आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो घटता है। तो ये दोनों एक जैसा है, परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मकता, ये दोनों एक ही रूल्स फॉलो करते हैं। ठीक है। तो ऊपर से एक बार फिर से दिखेगा, जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो आकार क्या होगा, बढ़ेगा और विद्युत धनात्मकता भी बढ़ेगा। और जब बाएं से दाएं जाते हैं तो दोनों घटता है, आकार भी घटता है और विद्युत धनात्मकता भी घटता है। अब आ जाते हैं तीसरा को, आयन ऊर्जा। जो ऊपर से नीचे आते हैं तो आयन ऊर्जा क्या आ जाती है, कम हो जाती है। जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आयन ऊर्जा क्या होती है, कम हो जाती है। और बाएं से दाएं जाते हैं आवर्त में तो आयन ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अब उसके बाद विद्युत ऋणात्मकता। अब देखिए धनात्मकता याद किए तो ठीक उसी का विपरीत ऋणात्मकता हो जाएगा। तो धनात्मकता में हम लोग क्या याद किए हैं कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऋणात्मकता क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर घटेगा, ऊपर से नीचे आने पर घटेगा। और उसी समय बाएं से दाएं जा रहे थे तो बढ़ रहा था, अब बाएं से दाएं जाएंगे तो घट जाएगा। ठीक है ना। तो धनात्मकता पहले रखिए, लिखने का तरीका आपका लेफ्ट से राइट जाते हैं तो धनात्मकता होता है, अब ठीक उसी का विपरीत करेंगे तो ऋणात्मकता होगा। जैसे हम लोग लिखते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं और बाएं से दाएं लिखते हैं। आप लोग कॉपी पे लिखते होंगे, इसको देखिए याद करने का एक ही तरीका समझिएगा और याद करने की कोशिश करिए। जो ऊपर से कॉपी पे हम लोग लिखते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं और बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं,
ध्यान दिए होंगे आप लोग कि बाएं से दाएं तरफ लिखते हैं और ऊपर लाइन से लिखते हुए नीचे लाइन में जाते हैं, तो ये क्या होता है, धनात्मकता और आकार होता है, धनात्मकता और आकार होता है। और ठीक उसी का विपरीत कह दिया जाए तो ऋणात्मकता होगा। तो धनात्मकता का विपरीत क्या होता है, ऋणात्मकता होता है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए, और इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी वही काम करेगा। जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो घटेगा और बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा, ठीक है। तो दो चीज़ याद करेंगे, आपको आसानी से हो जाएगा। पहले आप अपने सामने कॉपी और पेन रखिए, उसको ध्यान से देखिए। पेन कॉपी पे हम लोग लिखते वक्त बाएं से हमेशा दाएं की तरफ जाते हैं और ऊपर लाइन से नीचे लाइन की तरफ जाते हैं। तो ये बस दो चीज़ आपको याद रखना है, कौन सा, परमाणु आकार और विद्युत धनात्मकता। बस ये दो याद कर लिए, बाकी इसी का ठीक विपरीत हो जाता है, तीनों हो जाएगा आपका। इलेक्ट्रॉन हो, चाहे आयन ऊर्जा हो, चाहे ऋणात्मकता हो, इसी का विपरीत है। तो दो याद करिए, ज़्यादा याद करने से कोई मतलब नहीं, दो याद करेंगे बाकी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो जो धनात्मकता, हम लोग पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो सीधे सीधे चलेंगे, ये तो कन्फर्म हो गया। अब बचा आकार, आकार हमेशा सीधे सीधे रहता है। तो ये दो चीज़ याद करेंगे, आपको ये जो गुण होता है, आवर्त सारणी के जो गुण हैं आपको याद हो जाएंगे। तो आकार और धनात्मकता केवल याद करिए, ये सब सीधे होते हैं और बाकी सब उल्टा होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से याद भी हो गया होगा अभी तक, अभी और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा कि किस ब्लॉक में धातु, अधातु व उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तो किस ब्लॉक में पाए जाते हैं, तो पी ब्लॉक में। किस ब्लॉक में भैया, तो पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक जो होता है उसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाए जाते हैं उसमें। किसमें, पी ब्लॉक में। अति संक्रमण तत्व क्या है, अति संक्रमण तत्व क्या है भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अति संक्रमण तत्व क्या है। तो लैंथेनाइट व एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व हैं। जो लैंथेनाइट और एक्टिनाइट की श्रेणी के तत्व है वही आपका आंतरिक संक्रमण तत्व होते हैं। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है। तो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में तत्वों को रखा गया है आवर्त सारणी में। तो वही चीज़ है, अभी हम लोग इसको रट रहे हैं। चलिए, करा कि आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को कहते हैं, आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं, जो सीधे सीधे रहता है भैया, ऊपर से नीचे ऊर्ध्वाधर एकदम सीधा सीधा खड़ा है, उसको वर्ग बोलते हैं। जो बाएं से दाएं जाते हैं उसको आवर्त बोलते हैं। तो ये तो सभी को याद होना चाहिए भाई, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, स्तंभ का मतलब क्या होगा, खंबा बोलते हैं ना, स्तंभ यानी कि खंबा। खंबा क्या होगा, सीधा होगा, ऊपर नीचे डायरेक्ट होगा। तो इसको याद कर लीजिएगा उस तरह से, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए भैया। इतनी बार रिपीट कर रहे हैं आप लोग भी, एक बार जरूर रिपीट करिएगा। और एक बार आप रिपीट करेंगे तो आपका 2 से 3 बार रिपीट होगा, क्योंकि एक ही चीज़ को 2 से 3 बार मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं और उसको फिर बोलेंगे तो शायद आपका कई बार रिवाइज हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से बनता है ऊपर से। अब कह रहा है कि तत्वों से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या क्या है भाई। कह रहा है कुल ज्ञात तत्व कितने हैं, टोटल ज्ञात तत्व। ये कई बार पूछ चुका है कि जो टोटल ज्ञात तत्व कितने हैं, 118 हैं, ठीक ना। इतना तो सभी को पता होना चाहिए। टोटल कितने तत्व प्राप्त हुए हैं, ज्ञात हुए हैं, तो 118। और प्राकृतिक में प्राप्त तत्व कितने हैं, 94 हैं। प्राकृतिक में कितने प्राप्त हुए हैं, तो 94। करा कि कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व, कृत्रिम विधि से कितने निर्मित तत्व बनाए गए हैं, तो 24 ठो बना दिए गए हैं। कितने, 24। कितने बनाए हैं, 24। अगला करा कि धातुओं की संख्या कितनी है, तो 91। धातुओं की संख्या कितनी है भाई, टोटल धातुओं की संख्या 91 है। अधातुओं की संख्या कितनी है, तो 20 है। अधातुओं की संख्या कितनी है, 20 है। अधातुओं की संख्या कितनी है, 20 है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आ जाता है उपधातु की संख्या। उपधातु की संख्या, उपधातु की संख्या कितना है, 7। उपधातु की संख्या कितना, 7। तो याद हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं आगे। कहा कि भूपर्पटी पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, यानी कि भूमि पर, भूमि की बात हो रहा है तो भूमि पर सबसे अधिक तत्व कौन, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। कौन सा है, ऑक्सीजन है। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व, धातु जो है वो कौन है, एल्युमिनियम जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भूपर्पटी की बात कर रहा है,
अब ऑक्सीजन आ गया तो आपके दिमाग में बन रहा होगा कि तो नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक है वायुमंडल में, तो वायुमंडल में भाई, ठीक है। तो ये भू प्रपट्टी की बात कर रहा है तो ऑक्सीजन हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे हल्का तत्व, ये देखिएगा सबसे हल्के की बात आ जाता है तो कोई कोई समझ जाता है कि हीलियम की बात हो रहा है, तो ये हल्का तत्व की बात कर रहा है तो हाइड्रोजन होता है। सबसे हल्का तत्व क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। और सबसे भारी तत्व ऑस्मियम होता है। सबसे भारी तत्व ऑस्मियम, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। चलिए आ जाते हैं अगला। सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु तत्व क्या है? लिथियम है। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सा है? लिथियम है। द्रव धातु तत्व कौन है? पारा। पारा एक ऐसा तत्व जो द्रव रूप में पाया जाता है। द्रव अधातु ब्रोमीन, जो अधातु है वो द्रव है तो कौन सा है? तो ब्रोमीन है। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु चांदी। चांदी में सबसे अच्छा सुचालक होता है विद्युत का, उसमें बहुत तेज बिजली आती है, ठीक है, तो चांदी होती है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहा कि विद्युत की सुचालक अधातु कौन सी है? तो ग्रेफाइट। विद्युत की सुचालक अधातु ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में भी बिजली उतर जाता है, लाइन आता है, ठीक है, कभी आप लोग ट्राई मत करिएगा। अगला कहा कि सबसे सबसे अधिक आघात वर्धीनता तत्व सोना है। सबसे अधिक आघात वर्धीनता होता है, सबसे ज़्यादा पीटा जाता है और सबसे ज़्यादा चमकता है ना, हीरे से कम चमकता है लेकिन सबसे ज़्यादा पीटा जाता है। कौन? सोना, ठीक है भैया। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु अधातु, सबसे सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन सा है? तो फ्लोरीन है। कौन है भैया? फ्लोरीन है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तो सीजियम। सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी धातु है? तो सीजियम है। सर्वाधिक आयनन सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व तो हीलियम है। देखिए आ गया यहाँ पे हीलियम। सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम होता है। कहा कि निम्नतम आयनन विभव वाला तत्व तो सबसे कम वाला कौन सा होगा? सीजियम होगा। चलिए आ जाते हैं आगे। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है कौन? क्लोरीन। कौन होता है भाई? क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व फ्लोरीन होता है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्या? ऑक्सीजन पाया जाता है। मिट्टी के तेल, मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम। भैया सबको पता है सोडियम कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला तत्व कैल्शियम। कम हो जाएगा तो हड्डी टूटती है, तो कैल्शियम की बात कहा जाएगा। हड्डी और दांत की बात कहा जाएगा तो कैल्शियम। चलिए मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं परमाणु भार के। परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं किसके अनुसार? मेंडलीव के अनुसार। तो ये भी आपको याद रहेगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहा कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो डोबेराइन ने किया। जो त्रिक नियम बनता है उसको किसने कहा था? तो डोबेराइन। किसने? तो डोबेराइनर। डोबेराइन ने डोबेराइनर, ठीक है, इसको याद करिएगा, थोड़ा उच्चारण में गलती हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। डोबेराइनर। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ये याद करने का यही तरीका है भैया, पूरा आप रट रट के नहीं याद कर पाएंगे, कोई लॉजिक लगाइए ताकि याद हो जाए और आप सफलता पाइए। इसमें पीएचडी नहीं करना है, इससे आपको सफलता पाना है ना, तो कोई भी तरीका लगाइए और सफल होइए। बस सक्सेस होना बहुत बड़ी बात है, ठीक है, हमें सक्सेस होना है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? कह रहा है कि किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन विभव कहते हैं। आयनन विभव किसे कहते हैं? देखिएगा, कह रहा है कि किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन विभव कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। ये देखिए आपका अंतिम क्वेश्चन था, उसके बाद आपका आवर्त सारणी आ गया यहाँ पे। देखिए थोड़ा सा फ़ोन को घुमा करके आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है, तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक ना भैया। तो ये रहा आपका पूरा आवर्त सारणी।
और आप लोग इसको पढ़िएगा, कौन सा तत्व किसने स्थान पर है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक से पूछता है। जैसे आपको याद करना है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, इस तरह से आपको कम से कम 30 तो याद ही करना होगा। कितना? लगभग 30। लगभग कितना याद करना होगा भैया? 20 से 30 तो आप याद कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि पूछ देता है कहीं ना कहीं किसका, हाइड्रोजन का कितना है, क्लोरीन का कितना होता है परमाणु क्रमांक। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए। तो ठीक है, और ये चैप्टर आज समाप्त हो गया, यानी कि हम लोग पूरी साइंस समाप्त कर लिए। आधुनिक आवर्त सारणी भी आज पढ़ लिए हैं, और आधुनिक भारत का इतिहास भी हम लोग पढ़ लिए हैं। तो विज्ञान और आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ करके कंप्लीट कर लिए हैं, और केमिस्ट्री का विविध और आधुनिक भारत का विविध बचा हुआ है, उसको हम लोग 2 दिन में समाप्त कर लेंगे, तो पूरा हम लोग का ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो कल हम लोग रसायन विज्ञान का जो विविध क्वेश्चन है उसको पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद अगले दिन में हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास जो बचा था थोड़ा सा, वहाँ से क्रांति जो कुछ थी, जो उसमें विविध में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको हम नहीं पढ़े हैं, उसके बाद उसको पढ़ लेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे किस पे? भूगोल पे। तो और हम लोग करेंगे भूगोल, भारत का भूगोल पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर धीरे 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 हर चैप्टर पढ़ना हमें ज़रूरी है, क्योंकि वैकेंसी अब आने वाली है और ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए पढ़ने का, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिएगा, और हर सब्जेक्ट को समय दीजिए, एक ही सब्जेक्ट से कुछ होने वाला नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फिर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। आप लोग कमेंट कर दिया करिए प्लीज़, आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें भी मोटिवेट मिलता है, मोटिवेट होते हैं हम भी कि हाँ जो पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं अच्छे से चल रहा है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट भी कर दिया करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सभी को बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।